पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान चूँकि मेरी कुछ ट्रैवलिंग थी और कुछ अपनी पर्सनल मसरूफियात थी आउट ऑफ कंट्री, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वीडियोस कंटेंट नहीं बनाया जा सका। तो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन के अंदर भी और ईमेल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट किया। उन सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियोस को मिस किया। बहरहाल अब कोशिश होगी कि रेगुलर जो इस चैनल के ऊपर तवातुर से वीडियोस जिस तरह बनती रहती हैं, उसी तरह उस सिलसिले को कंटिन्यू रखा जाए। आज के वीडियो 23 से लेकर 27 सितंबर 2024 का जो हफ्ता है, इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और इसमें जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके हवाले से जो भी पब्लिकली अनाउंस्ड इंफॉर्मेशन है, खबरें हैं, वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रही हैं इन कंपनीज के साथ। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि आपको एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि आप अगर वेल अवेयर डिसीजन लेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। और कंपनीज़ के हवाले से अपने पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनीज होनी चाहिए, किस तरह की कांट छांट करनी चाहिए और किस तरह की रीबैलेंसिंग की ज़रूरत है, और दीगर जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इन कंपनीज़ के बिज़नेस के हवाले से, उनके हवाले से अगर आप अपने आप को बाखबर रखेंगे अथेंटिक खबरों के साथ, तो तभी आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। याद रहे कि इस वीडियो में और इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए ये नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाता है। सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो वीकली न्यूज़ अपडेट्स हैं उनको वन बाय वन देखते हैं, और इसमें जो पहली खबर है वो मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के हवाले से है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, और रिसेंट पास्ट में इसने एक बड़ा डिविडेंड और बड़ा बोनस अनाउंस किया था। उसके बाद भी ये खबरों में बहुत ज़्यादा रही है। तो अब इम्पॉर्टेंट खबर जो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो इसकी कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी में थ्रू इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो जो कोर बिजनेस है इसका, वो तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है लेकिन ये एक कैश रिच कंपनी है और एक बड़ा नाम है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। तो अब ये कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट 10 बिलियंस की कर रही है अपनी एक सब्सिडरी में, एमपीसीएल में, और जो कि फोकस करेगी डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के ऊपर, और जो दीगर इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उसमें पेट्रोलियम एंड माइनिंग सेक्टर्स के से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी शामिल हैं। तो ये एक बड़ी सब्सटेंशियल डेवलपमेंट है कि एक ये कंपनी जो रिसेंट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो फ्यूचर हैं, उनके हवाले से भी अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर रही है, और उस तरह के सेगमेंट्स के अंदर भी एक बड़ा पैसा लगा रही है। तो वी होप के इसका जो इस कंपनी के ओवरऑल फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर एक अच्छा असर पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ साथ जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं इसको अपने जो कोर बिजनेस है उसमें भी बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने की पोजीशन में होगी ये कंपनी। इसके अलावा मारी पेट्रोलियम के हवाले से एक और खबर जो यहाँ पर मैंने मेंशन तो नहीं की, लेकिन वो भी शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी, कि इसका एक अपना जो एक चार्टर्ड प्लान था, आई थिंक उसमें 4 या 5 लोग थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे, वो क्रैश कर गया था ड्यूरिंग द ऑपरेशंस पाकिस्तान के अंदर ही, और उसमें उन लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये एक और ख़बर है जो इस हवाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ, आल दो कि ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट ख़बर इस सेंस में नहीं है कि कंपनी के बिजनेस के हवाले से, लेकिन स्टिल इट्स अ रेलेवेंट न्यूज़ फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन मारी पेट्रोलियम और दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। तो कंपनी के हवाले से जो अच्छी खबरें हैं, बुरी खबरें हैं, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, वो सारी आपके पास होना ज़रूरी है। जो अगली खबर है वो टी ओ एम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के हवाले से है, और फूड सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो वक्तन फ़वक्तन पॉजिटिव खबरें देती रहती है, मुख्तलिफ जो इसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं फ्रोज़न मीट, चिल्ड मीट के हवाले से, जो ये मुख्तलिफ ममालिक को इंक्लूडिंग यूएई एंड चाइना एक्सपोर्ट करती है। तो आज की जो खबर है वो ये है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि इट हैज़ सक्सेसफुली सिक्योर्ड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ फ्रोजन कुक बीफ मीट टू द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना एक बड़ी मार्केट है, और उसमें अब ये कुक जो फ्रोज़न बीफ है उसको प्रोवाइड करने के हवाले से इसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इसकी जो वैल्यू है वो 12 मिलियन यूएसडी है, और ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा इस कंपनी के ऑपरेशंस में, और इसको अपने फुटप्रिंट्स को मज़ीद बढ़ाने में इन द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इतनी बड़ी मार्केट में पेनिट्रेट करना और उसके बाद वहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करना इट्सल्फ एक बड़ी अचीवमेंट होती है, और इसके एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं किसी भी कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर।
तो फर्दर इन्होंने इसमें डिटेल लिखी है, द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी फ्रोजन कुक बीफ मीट ओवर द एग्रीड पीरियड विद शिपमेंट स्केड्यूल्ड टू कमेंस मोमेंटरीली। तो ये एक मेजर माइलस्टोन है जो इस कंपनी ने अचीव किया है, और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके रेवेन्यू के ऊपर और प्रॉफिटेबिलिटी जो फाइनेंशियल ईयर 2025 की है उसके ऊपर इसका एक मुस्बत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद जो अगली खबर है ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव खबर है। प्रीवियस जो खबर थी ऑर्गेनिक मीट की, उसमें तो ये था कि उसको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन ये जो खबर है ये अमरेली स्टील्स के हवाले से है, जो कि जिसने अनाउंसमेंट ये की है कि इकोनॉमिक जो चैलेंजेस इस वक्त स्टील सेक्टर ख़ास तौर पे ओवरऑल इकानमी पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे जो स्टील सेक्टर फेस कर रहा है उसको इन्होंने रिव्यू किया है, उसको डिस्कस किया है, और उसकी बेसिस पे फिर इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं मुल्क की उसको देखते हुए इनका जो ऑपरेशंस हैं कराची में जो इनका सबसे पुराना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फैसिलिटी है साइट रोलिंग मिल के नाम से SRM, वहाँ पर ये अपने ऑपरेशंस को फ़िलहाल बंद कर रहे हैं, जो कि 30% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी है। तो मीन्स के 30% जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी विद द क्लोजर ऑफ दिस प्लांट। अब ये इन्होंने कहा है कि जो क्लोजर है वो करंट सिचुएशन जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए किया गया, लेकिन 6 मंथ्स के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि फ़र्दर अगर कंडीशन इंप्रूव होती हैं तो इसको दोबारा से बहाल किया जाए। तो बहरहाल इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो इनका दूसरी फैसिलिटी है दबेजी फैसिलिटी, जहाँ पे 70% ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ पे बहरहाल ये अपनी प्रोडक्शन को जारी रखेंगे, जो करंट और फ्यूचर स्टील डिमांड्स हैं जो कि इन्होंने पूरी करनी। तो ऑब्वियसली 30% कट आना एक बड़ा नंबर है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मुल्क की सूरत हाल है अगर उसमें इस वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स, तो होप वी कैन होप कि उसकी बेसिस पे सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकती है, तो उस सिनेरियो के अंदर फिर दोबारा ये अपने इस प्लांट को फाल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो पॉजिटिव खबर है OGDC के हवाले से, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। वक्तन फ़वक्तन इसकी खबरें आती रहती हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से, और ये जो खबर है इनकी वो ये है कि इन्होंने सवान साउथ ब्लॉक जो है खैरपुर सिंध में, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन के कुछ ज़खायर हैं जो दरियाफ्त किए हैं। तो अब डिटेल इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि ये जो प्रोजेक्ट था जो एक जॉइंट वेंचर है जिसमें OGDC का स्टेक 20% है, यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड का मेजर स्टेक है 75%, जबकि गवर्नमेंट होल्डिंग जो GHPL है उसका 2.5%, सिंध एनर्जी का 2.5%। तो इसमें जो मेजर स्टेक है वो तो एक नॉन लिस्टेड कंपनी का है, लेकिन बहरहाल लिस्टेड कंपनीज में से जो मेजर स्टेक है वो OGDC का है, और ये इन्होंने एक सक्सेसफुल डिस्कवरी की है, और इसमें फर्दर डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हैं कि इन्होंने 15 जून को ये जो कुआं है इसको ड्रिल किया था, और 12,442 फीट तक की ड्रिलिंग के बाद फिर सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई। तो ये जो डिस्कवरी है ये इन्होंने कहा है कि ये डी रिस्क कर रही है फर्दर एक्सप्लोरेशंस को जो कि इस ब्लॉक के अंदर इन्होंने करनी है, क्योंकि कोई एक इस तरह की डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाती है तो वो मज़ीद एवेन्यूज़ खोल देती है, और उससे फिर ये होता है कि इन कंपनीज को उन पर्टिकुलर जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें मज़ीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने का या अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड करने का मौका मिल जाता है। तो दिस इज़ अनदर पॉजिटिव डेवलपमेंट। और वक्तन फ़वक्तन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से OGDC हो गया, PPL है, POL है और मारी है, तो इनकी इस तरह की पॉजिटिव खबरें हमें देखने को मिलती रहती है, जिनको मैं फिर ये बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अब जो अगली खबर है अगेन अ पॉजिटिव खबर, एक टेक्सटाइल स्पिनिंग कंपनी है दिन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी ने एक स्टिचिंग का प्रोजेक्ट है वो सेटअप किया है। वैसे देखा जाए तो जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो पिछले काफ़ी अरसे से स्ट्रेस का शिकार है और लॉसेस में जा रहा है, या कोई इतना अच्छा प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा, एक्सपोर्ट्स भी कोई बहुत रीज़नेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये एक पॉजिटिव खबर है इस कंपनी के हवाले से कि इन्होंने ये अनाउंस किया है कि इसके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि ये एक नया बेड शीट स्टिचिंग का यूनिट है वो अपनी जो एग्जिस्टिंग जो इनकी यूनिट है उसके अंदर ये स्टार्ट करेंगे, और इसकी जो ऑपरेशन है वो नवंबर 2024 से यानी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली एक नया इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और नवंबर के बाद जो यहाँ से इनकी बेडशीट स्टिचिंग होगी, तो ये जो बेडशीट्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी इनकी डिमांड होती है, तो ये एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी इससे इनका बढ़ सकता है, और जो लोकल इनकी जो सेल है उसके अंदर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है।
अब कुछ दीगर मिसलेनियस खबरों को भी देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो ये है कि जो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं डिफरेंट आईपीपीज़ के साथ, ऑलरेडी उनके ऊपर नेगोशिएशन चल रही हैं गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की कोशिश है कि किसी तरह जो पुराने एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया जाए और उसमें जो स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको किसी तरह नॉर्मलाइज किया जा सके, ताकि जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। और उस हवाले से अब ये जो खबर है वो ये है कि 5 आईपीपीज़ ऐसी हैं जिनके साथ गवर्नमेंट अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म करने की भी बात कर रही है। अब ये अनऑफिशियली कुछ मीडिया सोर्सेज से ये भी पता चला कि इन 5 के अंदर हपको भी है। यही वजह है कि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में हपको के शेयर के अंदर प्राइस के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हपको एक बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है, और उसकी जो दीगर सब्सिडरीज़ हैं उनके बिज़नेस को देखा जाए और हपको की अपनी जो जिस तरह की डाइवर्सिफिकेशन है उसको देखा जाए तो एज सच ये इतनी कोई नाजुक कंपनी नहीं है कि एक झटके से जो है वो नीचे गिर जाए। और आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कंपनी कि एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट अगर रिव्यू होते भी हैं तो देयर विल बी सर्टेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और बिल्कुल ऐसे भी नहीं होगा कि वन साइडेड गेम हो। और सेकेंडली ये भी कि कंपनी जिस तरह अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है और जितना उसका पोटेंशियल है, तो ऑब्वियसली उसको वो पॉजिटिवली यूटिलाइज करने की पोजीशन में होगी। बहरहाल वेट एंड वॉच, देखना ही है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या कॉन्क्रीट डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बातों की हद तक तो गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो बड़े अरसे से इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है वो जब होगा तभी सामने आएगा। अब जो दूसरी खबर है वो एक नया आईपीओ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में है, जो बायोटेक फर्म है बीएफ बायोसाइंसेज, जो कि एक सब्सिडरी है फेरोज सन्स लेबोरेटरीज की। तो उसकी जो बुक बिल्डिंग हुई है और जो आईपीओ के जो इनिशियल फेजेस हुए हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिली है उसको, और 2.5 टाइम्स की ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 77 रुपीज़। तो ये बायोसाइंसेस के हवाले से एक पायनियर कंपनी है और एक बड़ा नाम है और एक अच्छी कंपनी है जो कि लिस्ट होने जा रही है स्टॉक मार्केट में। जब सेकेंडरी मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होगी तो उसके बाद मज़ीद नज़र आएगा कि इसमें जो रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड्स कर रहे होते हैं उनका भी इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप होगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके हवाले से ये भी है कि बहुत सारी कंपनी जब आईपीओ कर रही होती हैं तो उसमें से जो वो सरमाया उठा रही होती हैं, जो पैसा बना रही होती हैं, तो उनका जो मकसद होता है वो अपने लोन्स की पेमेंट होता है, क्योंकि डेट उनके जब बढ़ जाते हैं तो वो कोशिश करती हैं कि मुख्तलिफ ज़राए से पैसा हासिल करें। लेकिन इस कंपनी के केस में अच्छी चीज़ ये है कि ये अपने प्लांट को और अपने जो कोर बिजनेस है उसके हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये पैसा लगाएगी, एक बड़ी अमाउंट जो कि यहाँ से उन्होंने कलेक्ट की है। तो ये भी फ्यूचर सेंस देखा जाए तो ऑब्वियसली अगर वो अपने प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, अपने कोर ऑपरेशंस और बिजनेस के ऊपर पैसा वो लगाएंगे तो फ्यूचर में उसकी बेस्ड ऑन दैट उनका बिजनेस मज़ीद ग्रो करेगा और मज़ीद जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें उनको फ़ायदा होगा। अब जो अगली खबर है जिसके हवाले से ऑलरेडी बहुत बात हो चुकी है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, आईएमएफ की जो फाइनल हमें अप्रूवल मिला है, बोर्ड अप्रूवल मिला $7 बिलियन का, 37 मंथ्स का जो ओवरऑल इसका जो टाइम स्पेन है उसमें, तो उसकी जो पहली ट्रांच है जो कि 1 बिलियन यूएसटी की है, 1.03 सिंगापुरियन डॉलर्स की, तो वो इमीडिएटली रिलीज़ कर दी गई है। तो ये एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जबकि हमें डॉलर्स की अशद ज़रूरत है मुल्क को डेट सर्विसिंग के हवाले से और जो भी अपनी हमारी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेट ऑब्लिगेशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए। तो अब वक्ती तौर पर तो हम थोड़ा सा सेफ साइड पे आ गए हैं। पहले डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से हम निकले और अब इस वक्त जो है हमारे जो रिज़र्व्स हैं, आगे चल के हम वीडियो में बात करेंगे कि उसके अंदर भी इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा। और दूसरा ये कि आईएमएफ का जब आपको कोई मिल जाता है आईएमएफ की तरफ से इस तरह का अप्रूवल, तो उसके बाद जो दीगर बाईलैटरल, मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, उनको हासिल करने में भी निस्बतन आसानी होती है। इसके बाद अगर हम रिजर्व्स की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई से लेके अब तक का जो नंबर्स हैं जो वीकली बेसिस पे स्टेट बैंक रिलीज़ करता है, तो पिछले कुछ अरसे से मुसलसल जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है और जो लास्ट नंबर है वो 20 सितंबर के। ऑब्वियसली इसमें जो रीसेंट ट्रांच आई है
IMF की तरफ से, वो इंक्लूड नहीं है। वो जब आएगी तो उसमें नंबर आपको मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये क्यूमुलेटिव नंबर्स हैं स्टेट बैंक प्लस जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी तरफ से। जो टोटल रिजर्व्स हैं उसमें एज़ पर द लेटेस्ट 14.87 बिलियन डॉलर्स में हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। और अभी रिसेंट फ्यूचर में अगर बात की जाए आने वाले 3-4 महीनों में, तो हमें काफ़ी सारी डेट सर्विसिंग करनी है। तो एज़ ऑफ नाउ वी आर ऑन अ सेफर साइड, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो मुसलसल इम्प्रूव हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव ओमेन एंड अ पॉजिटिव सेंटिमेंट, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब हमारे ओवरऑल जो दीगर इंडिकेटर्स हैं इकानमी के हवाले से, वो भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर USD टू PKR देखें तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ा ही पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये सितंबर का डेटा है, 2 सितंबर से लेके जो लेटेस्ट 27 सितंबर है उस तक के जो डॉलर है वो मुसलसल वीक हो रहा है और रुपया उसके अगेंस्ट मुस्तहकम हो रहा है। और जो लेटेस्ट नंबर है वो 277 रुपये 64 पैसे पे है इस वक्त। तो 278 79 के आसपास एक लंबे अरसे तक जो रुपया है वो ट्रेड होता रहा, और अब जाकर 277 में आया है। तो अभी चूँकि IMF की तरफ से भी हमें पैसा मिल गया है, और जो दीगर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो उन सब का इम्पैक्ट हमें वाज़ेह तौर पर हमारी करेंसी के ऊपर भी नज़र आ रहा है। करेंसी ईज़ आउट हुई है, और डॉलर के अगेंस्ट मज़ीद कुछ मुस्तहकम हुआ है रुपया। तो आने वाले दिनों में अब देखना ये होगा कि किस हद तक ये यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। क्योंकि जो IMF के साथ जब हमारी नेगोशिएशन होती हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि किसी भी तरह वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आर्टिफिशियली रुपया को मुस्तकम रखा जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो चांसेस ये हैं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 295 300 तक बहरहाल फिर भी ये चांसेस हैं कि डॉलर जा सकता है। बहरहाल ये सारी चीज़ें इफ्स एंड बट्स के साथ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ साथ पैरेलल में चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें भी नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली इन बोथ केसेस इम्पैक्ट कर रही होती है हमारे ओवरऑल जो USD टू PKR पैरिटी है उसको। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की मूवमेंट को देखें पिछले एक महीने में, तो इस वक्त 71.9 पे है पर बैरल ब्रेंट क्रूड। तो पाकिस्तान की इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वक्त बड़ी एक अच्छी पोजीशन है। ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली मुसलसल गिर रही हैं, और कुछ अर्सा पहले तो ये 69 पे चली गई थी तकरीबन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10 सितंबर को जो है वो ये नंबर आपको 68.69 तक चले गए थे। बहरहाल उसके बाद कुछ दोबारा से रिकवरी हुई है। लेकिन अब जो मिडल ईस्ट में ताज़ा टेंशन शुरू हुई है लेबनान के हवाले से, इसराइल एंड लेबनान को लेके, तो उसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि मिडल ईस्ट में जब भी क्राइसिस आता है, सिचुएशन ख़राब होती है, तो ओवरऑल उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है पूरी दुनिया की मार्केट्स के अंदर, और ऑयल की प्राइसेस को भी लेके। तो लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में उस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ देखा जाए तो पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट बिल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी बेहतर नंबर पे हैं, और पाकिस्तान के लिए ये एक खुशाइन बात है। और इसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जो फोर्ट नाइटली यानी 15 दिन के बाद प्राइसेस रिवाइज होती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो उसके अंदर भी मुसलसल हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम KSE 100 इंडेक्स का जायज़ा लें, तो यहाँ पर चीज़ें हमें अच्छी नज़र नहीं आ रही, बावजूद इसके कि IMF की तरफ से भी हमें ट्रांच मिल गई, बोर्ड का अप्रूवल भी हो गया। फिर जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो भी बेहतर हैं। इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो भी मुसलसल डिक्लाइन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर आप देखें तो इस हफ्ते के दौरान ख़ास तौर पे आप देखें तो 5 में से जो 4 कैंडल्स हैं वो आपको रेड मिली हैं, और ख़ास तौर पे जो फ्राइडे की कैंडल है वो बड़ी ख़तरनाक कैंडल है। बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला 83,765 के करीब, और जो क्लोजिंग हुई वो 81,295। तो ये जो चीज़ें हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं तो स्टॉक मार्केट में इतना इस वक्त डिक्लाइन क्यों आ रहा है। तो इस डिक्लाइन के जो बहुत सारे अवामिल हैं उसमें से एक बड़ा जो रीज़न है वो ये भी है कि FTSE ने भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको चेंज किया है, जो PSX की लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसके हवाले से। तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा कि फॉरेनर्स की भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हमें देखने को मिली। और साथ साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि जो IPPs के हवाले से ऑलरेडी मैंने बात की थी, उस हवाले से भी चहमगोइयाँ जो कि हो रही हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और साथ साथ जो मार्केट है वो वैसे भी ऑल टाइम हाई के पास है। तो इस पोजीशन के अंदर
जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिला। अब बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हपको को देखें तो काफ़ी दिनों से वो नीचे आ रहा है। इसी तरह बाकी भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर हमें पिछले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। तो बहरहाल ये तो मार्केट का एक हुस्न होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हर वक्त सिर्फ ग्रोथ ही रहे, सिर्फ ऊपर ही शेयर जाते रहें, तो फिर शायद नए इन्वेस्टर्स को या वो लोग जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे होते हैं एंट्री के हवाले से, उनको मौका ही ना मिले। तो इन चीज़ों को हमें इंडिविजुअल केसेस पे, कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर देखना होगा और उसकी बेसिस पे डिसाइड करना होगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि इंडेक्स तो छलांगे लगा रहा होता है, लेकिन इंडिविजुअल जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि सारी कंपनीज़ का जो वेट है वो बराबर नहीं होता इन KC 100 इंडेक्स में, और बहुत सी कंपनीज़ तो 100 इंडेक्स में होती नहीं जो कि हमारे पोर्टफोलियो में होती हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि इंडिविजुअल कंपनीज़ को उनकी हवाले से जो ख़बरें हैं, उनके हवाले से उस सेक्टर के हवाले से जो ख़बरें हैं उनको भी देखा करें, और दीगर जो फंडामेंटल जो टेक्निकल्स हैं उनको भी देखा करें, और उसकी बेसिस पे ही आप अपनी पोजीशंस को रीबैलेंस किया करें। तो अभी देखा जाए तो यूँ लगता है कि शायद आने वाले हफ्ते में भी स्टॉक मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आए और कुछ इसी तरह की सूरत हाल नज़र आए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे एज सच कोई नेगेटिव खबरें इतनी ज़्यादा नहीं है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर काफ़ी इंस्टेबिलिटी है। मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से कभी धरना होता है, कभी जलसा जुलूस होता है, जिस वजह से शहर के शहर बंद हो रहे होते हैं। और यूँ लगता है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और साथ साथ जो लेजिस्लेटिव साइड के ऊपर और फिर अदलिया की साइड के ऊपर इदारों के हवाले से बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैल चुकी है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि जो सेंटिमेंट्स होते हैं इन्वेस्टर के, उसको भी इम्पेक्ट कर रहा होता है। और फॉरेन जो इन्वेस्टर है उसकी नंबर को भी आप देखा करें, फिपी लिपी के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त क्या कर रहा है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालती। लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, या फिर फॉरेन की जब बाइंग या सेलिंग आती है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ओवरऑल आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आई होप कि आज जो वीडियो में इंफॉर्मेशन, जो खबरें आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।